गाइस, दिस इज चिराग और आज हम बात करने वाले हैं पटेलो-फीमोरल पेन सिंड्रोम की। तो पटेलो-फीमोरल पेन सिंड्रोम समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पटेलो-फीमोरल जॉइंट का, ठीक है। तो पटेलो-फीमोरल जॉइंट इज मेड अप ऑफ द एंटीरियर डिस्टल सरफेस ऑफ द फीमर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पटेला। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पटेलो-फीमोरल जॉइंट। और यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर आ रहा है पेन ड्यू टू मल्टीफैक्टोरियल कंडीशंस। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? पटेलो-फीमोरल पेन सिंड्रोम। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट इज प्रेजेंटेड टू स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? सेकेंड नेम इज इट्स रनर्स नी, क्योंकि इसका प्रेवलेंस सबसे ज्यादा कहां किसमें हो रहा है? रनर्स में। और इसका प्रेवलेंस जनरली मिलिट्री में भी बहुत ज्यादा मिलता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, बट नॉर्मल अभी हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो पटेलो-फीमोरल पेन सिंड्रोम समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पटेला वर्क कैसे कर रही है, पटेला का काम क्या है। तो पटेला सर्व्स एज मैकेनिकल पुली, ठीक है। पटेला सर्व्स एज मैकेनिकल पुली विच एल्टर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, जो कि नी पर लग रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं नी एक्सटेंशन टोक की, तो नी एक्सटेंशन टोक में एट फुल एक्सटेंशन, ठीक है, आप मान लीजिए कि ये पटेला है, दिस इज फीमर एंड दिस इज टिबिया। तो एट फुल एक्सटेंशन पटेला प्रोवाइड एटलीस्ट 31% ऑफ एक्सटेंशन टोक, नी एक्सटेंशन टोक, ठीक है। पटेला प्रोवाइड 31% ऑफ नी एक्सटेंशन टोक, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा हम एक्सटेंशन में जाते जाएंगे उतना ज्यादा इसका टॉर्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब वो उतना ज्यादा फोर्स जनरेट करती है। और अगर हम बात करेंगे 90 टू 120 डिग्रीज की, अगर उस टाइम पे पटेला कितना एक्सटेंशन मोमेंट आप जनरेट करेगा? दैट इज ओनली 13%। ओके, इतना आई होप आपको ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर पटेलो-फीमोरल पेन सिंड्रोम की। तो पटेलो-फीमोरल पेन सिंड्रोम का सबसे कॉमन फीचर्स होता है स्क्वाटिंग का, ठीक है। इससे हम थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे कि हम इसके इंट्रोडक्शन पे कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं ले रहा हूं 3 एग्जांपल्स, ठीक है। दिस इज नी जॉइंट, दिस इज ऑल्सो नी जॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो नी जॉइंट। अब आप इसमें जो 3 डिफरेंस आप देखोगे, जो मेन डिफरेंस है दैट इज द डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन, ठीक है। इसमें सबसे कम है और इसमें सबसे ज्यादा है। जब भी हम कंप्रेसिव लोडिंग की बात करते हैं हम देखते हैं उसका बो स्ट्रिंगिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल ये है एस एंड उस टाइम पर मैं क्या कर रहा हूं? एक तीर चला रहा हूं, ठीक है। उस टाइम पे कॉन्टेक्ट सरफेस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मैं उसको पीछे लेके जाऊंगा, उतना ज्यादा मेरा जो तीर है वो उतना ज्यादा आगे जाएगा या अपने टारगेट की तरफ उतना ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या है? दिस इज फीमर एंड दिस इज टिबिया, ओके। और यहां पर क्या है? पटेला। तो इस टाइम पर जो फोर्स लग रहा होगा बाय क्वाड्रिसेप्स वो क्या होगा? उतना ज्यादा नहीं होगा। इस टाइम पे मेन चीज क्या हो रही है? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। क्वाड्रिसेप्स आ रहा है, एक सिसमोड आई और उसके बाद क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। तो मेन चीज इसमें क्या चीज आई? मेन चीज इसमें आई कि पटेला एक बाइंड है एक चीज स्ट्रक्चर से, ठीक है। अगर मैं अपनी उंगली को इस साइड खींच रहा हूं तो कंप्रेसिव लोडिंग इंक्रीज हो रही है ना। अगर कंप्रेसिव लोडिंग इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पे पेन एलिसिट होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या था? इतना बो स्ट्रिंगिंग फोर्स था, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, और अगर यहां पे हम सबसे ज्यादा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा बो स्ट्रिंगिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, जो कि कंप्रेसिव लोडिंग को इंक्रीज करेगा एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड्स टू पेन, ठीक है। हम बात कर चुके हैं अब इंट्रोडक्शन की, और अब हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी ऑफ पटेलो-फीमोरल पेन सिंड्रोम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन है जो कि स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट क्लिनिक में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इट इज प्रेजेंटेड इन 1 in every 5 मेल। हर एक जो 5वां आदमी नी डिसऑर्डर है जिसको, वो अगर क्लिनिक पे आ रहा है, that will suffer from patello-femoral pain syndrome. Every 1 out of 3 female that will come for the knee disorder will be patello-femoral pain, will be suffering from patello-femoral pain syndrome. रनर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि रनर्स नहीं है ना। तो रनर्स में अगर कोई भी आ रहा है, इसमें हम क्या था? हम इसमें पर्टिकुलराइज कर रहे थे कि जो भी
कंडीशन जो है, जो भी नी डिसऑर्डर की तरफ से आ रहा है पेशेंट, अगर वो मेल है तो वो 1/5 है, अगर फीमेल है तो 1/3 उसका प्रेवलेंस है। बट रनर्स में कोई भी कंडीशन का, कोई भी रनर है जो कि अपनी कंडीशन दिखाने आया है, एवरी 1 out of 5 रनर इज सफरिंग फ्रॉम पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम। ठीक है, तो आप इससे देख सकते होगे कि पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम का प्रेवलेंस कितना ज्यादा है। ठीक है, अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो दिस अकाउंट्स फॉर 21.9% ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम। और अगर हम यूथ की बात करते हैं, क्योंकि पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम सबसे ज्यादा किसमें होता है, यूथ में होता है। ठीक है, तो इट इज मोर टुवर्ड्स, अगर हम बात करेंगे एडोलसेंस की, एडोलसेंस में 28.9%, मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, एज के बारे में हम बात करते हैं तो 15 to 50 इयर्स के बीच में कभी पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम का जो मेन चीज है वो देखी जा सकती है। और एज जिसमें सबसे ज्यादा आजकल आने लग गया पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम, दैट इज 14 to 19 इयर्स। ठीक है, हम बात कर चुके हैं एपिडेमियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे लोकल एंड ग्लोबल फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ पटेला। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ पटेला। ठीक है, तो देयर आर 2 फैक्टर्स। ठीक है, एक हो सकते हैं लोकल फैक्टर्स और दूसरे क्या हो सकते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, हम इसको याद कैसे करेंगे। लोकल मतलब है कि जो उस पर्टिकुलर एरिया पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ग्लोबल फैक्टर मतलब जैसे जीनू वेलकम वैरम हो गए, सारी चीजें जो होती हैं वो होती हैं ग्लोबल फैक्टर्स में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की। ग्लोबल फैक्टर्स में हम देख सकते हैं ट्रोक्लियर ग्रूव, ट्रोक्लियर ग्रूव। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रही फीमेल, ये रहा पटेला। ठीक है, अब नॉर्मल एक है ना, एक एंगल होता है जहां पर 2 कोंडाइल ऑफ फीमर मिलते हैं। ठीक है, और उस ग्रूव को जहां पे पटेला रन कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोक्लियर ग्रूव। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि दिस इज फीमोरल कोंडाइल्स। ठीक है, ये होता है ट्रोक्लियर ग्रूव जो कि प्रिवेंट करता है पटेला को सबलक्सेशन से। ठीक है, अगर पटेलर ग्रूव एलिवेट हो जाता है थोड़ा तो क्या हो जाएगा, पटेलर के सबलक्सेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसको, इस एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रोक्लियर डिस्प्लेसिया। ये हम बात करेंगे रिस्पेक्टस में वैसे, बट जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं ट्रोक्लियर ग्रूव की, अगर कोई भी मसल स्पास्टिसिटी में जा रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हैमस्ट्रिंग जाएगी या फिर हैमस्ट्रिंग जाती है एंड क्वाड्रिसेप्स क्या होती है, वीकनेस में चली जाती है। तो दीज आर लोकल फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ पटेला, है ना। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की, तो मेन जो होता है जीनू वैरम और वेलकम, जीनू वैरम और वेलकम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसके अलावा तो हो गया सब टेलर प्रोनेशन। थर्ड इज द फेमोरल एंटीवर्जन। ठीक है, फेमोरल एंटीवर्जन। These all are the factors which are influencing the stability of patella। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि why patellofemoral pain syndrome is so much common in the athletic as well as non-athletic population। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर की जब हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं, दैट इज द ट्रोक्लियर ग्रूव। और इसको मेजर कैसे करते हैं, दैट इज फ्रॉम द सल्कस एंगल। सल्कस एंगल नॉर्मल कितना होता है, 135.8, ठीक है, डिग्री। अगर इससे ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल 135.8 से ज्यादा, जनरली हम 2 या 3 डिग्रीज का हम नॉर्मल रख सकते हैं कि 137 तक हो तो भी कोई बात नहीं। बट अगर 140 से ज्यादा है तो हम वी कैन डेफिनेटली बेट इट कि उस टाइम पर क्या है, ट्रोक्लियर डिस्प्लेसिया है। ठीक है, इस टाइम पर अगर ट्रोक्लियर डिस्प्लेसिया देखना है तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में हम क्रॉसिंग साइन जो है वो भी देख सकते हैं, और वो हम बात करेंगे डायग्नोसिस में। ठीक है, फर्स्ट इज द, जैसे कि हमने बात किया, ट्रोक्लियर डिस्प्लेसिया, ट्रोक्लियर डिस्प्लेसिया। अब हम बात करेंगे सेकेंड, जॉइंट लेक्सिटी की, जॉइंट लेक्सिटी की।
अगर हम बात करते हैं जॉइंट लैक्सिटी की, तो देयर आर टू फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जॉइंट लैक्सिटी को, कि हो सकता है कि वो जेनेटिक फैक्टर्स हो जो कि जॉइंट लैक्सिटी कंजेनाइटल हो, या फिर हो सकता है कि अभी एक्वायर्ड हुई हो जॉइंट लैक्सिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जीनू वेलकम के जो पेशेंट मिलेंगे आपको, उसमें जनरलाइज मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की लैक्सिटी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बाद में हुआ ऐसा, है ना। अगर कंजेनाइटल है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंजेनाइटल रिस्क फैक्टर है वो। ठीक है, बात ये तो हमें पता है कि जीनू वेलकम हो गया तो ये चीज हो गई, बट ये चीज हमारे ट्रीटमेंट में भी कितना इफेक्ट डाल सकती है वो उससे हमें पता चलेगा, किससे, जेनेटिक फैक्टर्स से। जेनेटिक फैक्टर्स फॉर एग्जांपल अगर इलस-डैनियलो सिंड्रोम है या मार्फन सिंड्रोम है, उस टाइम पर क्या होता है कि जनरलाइज्ड जॉइंट लैक्सिटी होती है। ठीक है, और आपको अच्छे से पता होगा कि ट्रीटमेंट में जब भी हम देखते हैं तो लेटरल रिलीज करवाते हैं, वेस्टस लेटरलिस रिलीज करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा टाइट होती है। ठीक है, एंड लेटरल रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, उनका भी हम रिलीज करवाते हैं। बट इन दिस कंडीशन, जब पहले ही जॉइंट लैक्सिटी है, दिस इज द जेनेटिक फैक्टर कि शुरू से ही जॉइंट लैक्सिटी आई है, प्लस में जॉइंट लैक्सिटी और करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लेटरल रिलीज। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, अगर इफ एनी पीएफ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम Ehlers-Danlos syndrome or Marfan syndrome or any connective tissue disorder which is providing joint laxity, the lateral release of vastus lateralis or lateral retinacular fibers is contraindicated. ठीक है, this will surely we will remember. ठीक है, थर्ड इज द मसल इम्बैलेंस, मतलब इम्बैलेंस हो रहा है, अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं। तो मैं आपको इससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि हर एक साइंटिस्ट जिसने भी पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम पे वर्क किया है, ऑलमोस्ट ऑफ देम जितने भी थे, उन्होंने बोला कि पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम का एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है दैट इज द लेटरलाइजेशन ऑफ पटेला या फिर सबलक्सेशन ऑफ पटेला, पटेलर टिल्टिंग, पटेलर ट्रांसलेशन लेटरली। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें पटेला के सबलक्सेशन से हो रही है और उस टाइम पर अगर मसल इम्बैलेंस इसमें काम कर रहा है, तो हम इसमें बिल्कुल श्योरिटी है कि ये कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट देता होगा। ठीक है, मसल इम्बैलेंस में मेन क्या होता है, वेस्टस लेटरलिस जो होती है टाइट हो जाती है, वेस्टस मीडियलिस लोंगस और जो ओब्लिक होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ये हमें सबको पता है, बट क्यों होती है ये किसी को भी नहीं पता। आज हम बात करेंगे कि वेस्टस लेटरलिस क्यों इतनी ज्यादा ओवरफायर करती है और वेस्टस मीडियलिस ओब्लिक जो है क्यों इतना कम काम करती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट स्टडीज हुई और जिसमें सबसे पहले यही पता लगा कि लेटरलाइजेशन ऑफ पटेला जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, अनइक्वल फोर्सेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, लेटरलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, लेटरल टिल्ट इंक्रीज हो रहा है, ट्रांसलेशन ऑफ पटेला क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स द लेटरल साइड, और मीडियलिस ओब्लिक क्यों कम काम कर रही है आज हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेस्टस लेटरलिस बाय वर्सेस वेस्टस मीडियलिस ओब्लिक। तो डिफरेंट जो साइंटिस्ट या फिर फिजिशियन जिन्होंने इस पे वर्क किया, उन्होंने ये देखा कि वेस्टस लेटरलिस के हाई थ्रेशोल्ड फाइबर्स होते हैं, हाई थ्रेशोल्ड फाइबर्स होते हैं किसमें, वेस्टस लेटरलिस में। अगर वेस्टस लेटरलिस में हाई थ्रेशोल्ड फाइबर्स होंगे तो उस टाइम पर क्या होगा कि वो फायर जल्दी करेगी। अगर वो फायर जल्दी करेगी तो जल्दी लेटरलाइजेशन हो जाएगा, जिसका काउंटर फोर्स वेस्टस मीडियलिस ओब्लिक के पास उस टाइम पर नहीं होगा, और उस टाइम पर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, लेटरलाइजेशन ऑफ पटेला, सबलक्सेशन ऑफ पटेला, दैट इज विल लीड टू पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, फर्स्ट इज द हाई थ्रेशोल्ड फाइबर्स एंड सेकंड इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज है तो नंबर ऑफ जो मसल फाइबर्स हैं वो भी ज्यादा है, तो फोर्स प्रोड्यूसिंग मसल फाइबर्स क्या है, ज्यादा है। फोर्स प्रोड्यूसिंग मसल फाइबर अगर ज्यादा है तो उस टाइम पे क्या होगा, इंक्रीज लेटरलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेस्टस लेटरलिस कहां पर है, लेटरल साइड ऑफ पटेला, और वहां अटैचमेंट कहां पर है, वो इन्फ्लुएंस करेगी लेटरलाइजेशन ऑफ पटेला को। ठीक है, वेस्टस मीडियलिस ओब्लिक के थ्री मेन वो होते हैं कि क्यों वो हमेशा कहा जाती है एट्रोपी में जाती है। ठीक है, सेकंड फर्स्ट इज द डिस्यूज एट्रोपी। डिस्यूज एट्रोपी में क्या होता है कि इट इज सेकेंडरी टू डिस्यूज, मतलब क्या है कि पहले ज्यादा यूज होता नहीं तो उस टाइम क्या होता है, डिस्यूज एट्रोपी में चली जाती है। ठीक है, डिस्यूज एट्रोपी में चली जाएगी तो क्या होगा, वर्क करेगी नहीं, तो वेस्टस लेटरलिस को से वर्क कर रही है तो क्या हो जाएगा, लेटरलाइजेशन ऑफ पटेला। ठीक है, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज द कंजेनाइटल एनॉर्मेलिटी। कंजेनाइटल एनॉर्मेलिटी में क्या है कि कंजेनाइटल ही एट्रोपी होती है बहुत सारे इंडिविजुअल में, किसकी, वेस्टस मीडियलिस ओब्लिक की, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। थर्ड इज द इट्स ओरिजिन। ओरिजिन मोस्टली जो वेस्टस मीडियलिस ओब्लिक का होता है दैट इज फ्रॉम द एडक्टर मैग्नस। अब आप एक चीज देखिए कि एक है बोन टू जो मसल आ रहा है वो,
जो ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द बोन। और सेकंड है जिससे मसल से ही ओरिजिन हो रहा है एक और मसल का, मतलब फाइबर ओरिएंटेशन उस तरफ जा रही है। तो इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि ये फोर्स उतना ज्यादा नहीं लगा पाती है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ आ गई वीएल वर्सेस वीएमओ में कि वीएल क्यों इतना ज्यादा फायर कर रही है एज कंपेयर टू वीएमओ। एंड इसलिए मैकोनल ने जो 1978 की उनकी स्टडी हुई थी, 1978 और 1979 में, उन्होंने ये बोला कि वीएमओ में स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, दिक्कत आती है इसमें टाइमिंग ऑफ वीएमओ में, ठीक है। उनके ट्रू ये वर्ड्स थे कि हमें जो वर्क करना चाहिए वो टाइमिंग ऑफ वीएमओ पे करना चाहिए एज कंपेयर टू हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, ठीक है। अब आप पूछोगे कि स्ट्रेंथ कैसे होती है, और सबका एक ही आंसर होगा, दैट इज फ्रॉम टर्मिनल एक्सटेंशन। टर्मिनल एक्सटेंशन ऑफ नी कौन प्रमोट करता है, वीएमओ का, ठीक है। बट पेरी एट ऑल ने जब स्टडी की इसके बारे में कि वेस्टस मिररलेस ऑब्लिक टर्मिनल एक्सटेंशन करवाती है या भी नहीं, तो उनको ये मिला कि वो वीएमओ जो है वर्क टर्मिनल एक्सटेंशन में ना करवाकर जस्ट वर्क एंटागोनिस्टिक टू वेस्टस लैटरलिस। वेस्टस लैटरलिस का एंटागोनिस्टिक वर्क जो प्रोवाइड करती है वो करवाती है वीएमओ। वीएमओ इज नॉट वर्क एज अ टर्मिनल एक्सटेंशन ऑफ द वीएमओ। तो उन्होंने डिफरेंट अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी दिया था, तो उसको हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हमने बात कर ली एक और चीज की, दैट इज द मसल इम्बैलेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की, दैट इज फोर्थ फैक्टर इज द हिप एब्डक्टर एक्सटेंसर एंड एक्सटर्नल रोटेटर वीकनेस। एब्डक्टर की अगर वीकनेस है, ठीक है, एब्डक्टर की अगर वीकनेस है और एक्सटर्नल रोटेटर्स की अगर वीकनेस है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जीनू वेलगम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो एब्डक्टर्स है वो अपना कंटूर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो कहां चला जाएगा, पहले एक यूनिलेटरल ड्रॉप में, ठीक है। अब एक्सटेंसर जो एक्सटर्नल रोटेटर्स है वो भी वर्क नहीं कर रहे, तो इंटरनल रोटेटर्स फायर ज्यादा कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनल रोटेटर्स की टाइटनेस हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जीनू वेलगम हो जाएगा, ठीक है। जीनू, ये तो गलत है, दैट इज जीनू वेलगम हो जाएगा, ठीक है। अगर जीनू वेलगम हो जाएगा तो अब आप बात करोगे कि क्यू एंगल तो जरूर से जरूर प्रोवाइड करता ही होगा, कहीं ना कहीं प्रीडिस्पोजिंग, सबसे ज्यादा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है दैट इज क्यू एंगल, है ना। बट क्यू एंगल के लिए रिसेंट स्टडीज बिल्कुल अग्री नहीं कर रही है कि क्यू एंगल मेक्स एन इंपैक्ट ऑन पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम और नॉट, ठीक है। जो रिसेंट स्टडीज आ रही है, डिफरेंट सिस्टमैटिक रिव्यूज जो है, सबने ये चीज मानने से बिल्कुल मना किया है कि क्यू एंगल और जो नॉर्मल क्यू एंगल है वो इन्फ्लुएंस करता है पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम को या नहीं। बीएमआई, बॉडी वेट, ओबेसिटी, कोई भी चीज पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम को इन्फ्लुएंस नहीं करती अकॉर्डिंग टू स्टडीज, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, अब हम बात कर रहे थे किसकी, हिप एब्डक्टर्स, एक्सटर्नल रोटेटर्स एंड एक्सटेंसर्स की। अगर इस टाइम पे वीक हो रहा है तो क्या हो रहा है, जीनू वेलगम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट इस चीज में हमें ध्यान रखने लायक है कि क्यू एंगल इंक्रीज तो हो रहा है और वो इंपैक्ट नहीं डाल रहा, बट डायनामिक क्यू एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है, डायनामिक जीनू वेलगम अगर इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स मेक एन सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, ठीक है। तो अगर हमें बात करनी है रिस्क फैक्टर की, तो हम क्यू एंगल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डायनामिक क्यू एंगल और डायनामिक जीनू वेलगम, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, दैट इज द डायनामिक जीनू वेलगम, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि डायनामिक जीनू वेलगम जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है। अब इसको टेस्ट करने के लिए, हिप एब्डक्टर्स को टेस्ट करने के लिए हमें पता है हम टेंडरबर्ग साइन जो है वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। और डायनामिक जीनू वेलगम को अगर हमें टेस्ट करना है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम करवाएंगे सिंगल लेग स्क्वाट्स, ठीक है। तो सिंगल लेग स्क्वाट्स में अगर जो वेट बियरिंग लिम्ब है उस टाइम पे अगर ज्यादा मीडियल ट्रांसलेशन हो रहा है पूरे नी जॉइंट का, तो उसमें हम क्या मानेंगे, उसमें हम मानेंगे कि हिप एब्डक्टर्स, एक्सटर्नल रोटेटर्स एंड एक्सटेंसर्स क्या है, वीक है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की, ठीक है। हमने बात की ट्रोक्लेयर डिस्प्लेसिया की, बात की हमने जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी की भी, मसल इंबैलेंस की बात की, डायनामिक एब्डक्टर्स की बात की। अब एक और मेन चीज जो फैक्टर जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम को, दैट इज द आईटी बैंड टाइटनेस एंड हैमस्ट्रिंग टाइटनेस,
ठीक है। आईटी बैंड टाइटनेस एंड हैमस्ट्रिंग टाइटनेस भी बहुत ज्यादा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। आईटी बैंड का होता है लेटरलाइज, ठीक है, लेटरलाइज प्लेस्ड है, ठीक है। और हमने हैमस्ट्रिंग टाइटनेस में देखा तो उसमें भी हमने यही देखा कि लेटरल हैमस्ट्रिंग ओवरवर्क करती है, ओवरफायर करती है एज कंपेयर टू मीडियल हैमस्ट्रिंग जब हम हील स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, या फिर हम एक्सटेंशन करते हैं। तो अगर लेटरल हैमस्ट्रिंग ज्यादा वर्क करेगी तो एल्टर्ड पुल होगा, एल्टर्ड पुल होगा तो अगेन क्या होगा, एल्टर्ड पुल की वजह से पटेलर मेल ट्रैकिंग होगी, और पटेलर मेल ट्रैकिंग होगी तो दैट विल लीड टू पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हैमस्ट्रिंग टाइटनेस कैसे पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। हैमस्ट्रिंग टाइटनेस में क्या होता है कि फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बन सकता है या फिर वो डायनामिक वैल्गस को अगेन इंक्रीज करेगा, क्योंकि लेटरल जो फोर्सेस है वो क्या कर रहे हैं, ओवरफायर कर रहे हैं। हम डायनामिक वैल्गस की बात करेंगे तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट बात इसकी चल रही थी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर की। जितना ज्यादा फ्लेक्शन इंक्रीज होगा रनिंग के टाइम पे उतना ज्यादा डोर्सिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा। अगर डोर्सिफ्लेक्शन उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, डोर्सिफ्लेक्शन इज द क्लोज पैक पोजीशन ऑफ एंकल जॉइंट, एंड एंकल जॉइंट अगर उस टाइम पे क्लोज पैक पोजीशन में है तो वर्क कौन करेगा, सबटेलर जॉइंट। सबटेलर जॉइंट अगर इन्फ्लुएंस करेगा तो उस टाइम पे जैसे ही हील स्ट्राइक होगी तो वो कहां चला जाएगा, प्रोनेशन में चला जाएगा। तो मतलब डायनामिक प्रोनेशन इज आल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्रीडिस्पोजिंग या फिर रिस्क फैक्टर ऑफ द पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम, ठीक है। तो सबटेलर प्रोनेशन विल आल्सो इंपैक्ट ऑन दिस, ठीक है। अब हमने बात कर ली डिफरेंट फैक्टर्स की, ये सारे थे इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो अनइक्वल सरफेस की जिसपे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये सारे के सारे जो होते हैं ये होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम। तो अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें 3 थ्योरीज आई थी, ठीक है। तो फर्स्ट था बायोमैकेनिकल मॉडल जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है। सेकंड अभी जो बहुत ज्यादा रिसर्च में चल रहा है दैट इज द टिश्यू होम्योस्टेसिस थ्योरी, एंड थर्ड इज द नॉन बायोमैकेनिकल या फिर नॉन मैकेनिकल कंट्रीब्यूटर्स टू पेन, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे बायोमैकेनिकल थ्योरी की, ठीक है। जो जो हमने पढ़ा सिर्फ उसको हम इसमें उतारना है और कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे हमने बात की वीक हिप एब्डक्टर्स की, वीक हिप एब्डक्टर्स की बात की हमने, एक्सटर्नल रोटेटर्स की बात की हमने, और एक्सटेंसर्स की बात की हमने की थी, ठीक है। हमने बात की थी सबटेलर प्रोनेशन की, हमने बात की थी हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की, ठीक है। और कुछ भी अगर हमें याद आता है, फॉर एग्जांपल अगर एक और चीज याद है दैट इज द इलियोटिबियल बैंड टाइटनेस, हैमस्ट्रिंग, चलो हैमस्ट्रिंग टाइटनेस तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। इलियोटिबियल बैंड टाइटनेस, वीक हिप एब्डक्टर्स, एक्सटर्नल रोटेटर्स एंड एक्सटेंसर्स, सबटेलर प्रोनेटर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, प्रोनेशन अगर इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है मतलब वीक हिप एब्डक्टर्स हो रहे हैं, एक्सटर्नल रोटेटर्स हो रहे हैं और एक्सटेंसर्स हो रहे हैं, तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू डायनामिक वेल्गस, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू डायनामिक वेल्गस। डायनामिक वेल्गस हो सकता है किसी और चीज से, किससे, क्वाड्रिसेप्स अगर वीकनेस है, अनइक्वल पुल है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी किसको, डायनामिक वेल्गस को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की, ये चीज आ सकती है 2 तरीके से, कैसे, एक इंक्रीज कर सकती है वो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है, और दूसरा ये डायनामिक वेल्गस में ही अपना इन्फ्लुएंस डाल सकती है, ठीक है। ये दोनों चीजें आगे जाकर क्या करेंगी। एक और चीज जो भी आपको बताना चाहता हूं कि हैमस्ट्रिंग टाइटनेस में क्या हो रहा था कि पटेलर जो था पोस्टीरियर ट्रांसलेशन इंक्रीज हो रहा था। अगर पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ पटेलर इंक्रीज हो रहा था तो उस टाइम पे क्या है कि पटेलर लिगामेंट पे इफेक्ट ज्यादा डलता है और क्या हो जाए, कंप्रेसिव लोडिंग उसमें भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जितना ज्यादा पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया होगा उतना ज्यादा पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ पटेला होगा। अब जितना ज्यादा पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ पटेला होगा दैट विल मोर प्रीडिस्पोज इट टू पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम, ठीक है। फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हुआ, डायनामिक वेल्गस हुआ, तो ये क्या होगा, इसमें मेन चीज क्या होगी, इसमें होगा अनइक्वल स्ट्रेस, unequal stress and unequal pull which is provided by dynamic and static जो stabilizers थे वो, ठीक है। और it will lead to क्या, पटेलर मेल ट्रैकिंग हो जाएगी इससे, और पटेलर मेल ट्रैकिंग अगर होगी तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड मॉडल की, दैट इज द टिश्यू होम्योस्टेसिस मॉडल, टिश्यू होम्योस्टेसिस मॉडल,
तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू रेगुलेट एनी काइंड ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है कि अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल की। ठीक है, मैं नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ या फिर गा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं एक अपनी लिमिट के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी उस लिमिट से ज्यादा होता है तो फिर वो चीज क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि अति हर चीज की खराब होती है, ये वही वाली चीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि आता है किसमें? टिश्यू होम्योस्टेसिस थ्योरी में। ठीक है, फर्स्ट इज द, एक सेकेंड ओनली। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? एनवेलप ऑफ फंक्शन। जब भी आप टिश्यू होम्योस्टेसिस मॉडल पढ़ोगे तो एनवेलप ऑफ फंक्शन एक अच्छा फैक्टर निकल के आता है। एनवेलप ऑफ फंक्शन में क्या है कि अगर हम इस जोन में है तो ये है जोन ऑफ सब फिजियोलॉजिकल, डैमेज। ठीक है, ये क्या है? टिश्यू होम्योस्टेसिस। ये ग्राफ में चल रहा है, मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगा। थर्ड इज द सुप्रा फिजियोलॉजिकल लोड। ठीक है, सुप्रा फिजियोलॉजिकल लोड एंड अल्टीमेटली लीड टू स्ट्रक्चरल फेलियर। ठीक है, अगर हम सब फिजियोलॉजिकल जोन में हैं तो इसका मतलब हम डिसयूज एट्रोपी में जा रहे हैं, जो कि कौन जा रही थी? जैसे जा रही थी बीएमओ। ठीक है, इसका जैसे एग्जांपल है, बट आपको चीज ध्यान क्या रखनी है कि अगर हम सब फिजियोलॉजिकल मोड में हैं तो हम डीकंडीशनिंग में जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल हमें एक इतना, फॉर एग्जांपल अगर हम चल नहीं रहे, ठीक है, अगर मैं 2 या 3 दिन नहीं चला तो उस टाइम पे क्या होगा? डीकंडीशनिंग ऑफ मसल स्टार्ट होने लग जाएगी। ठीक है, नॉर्मल एट्रोपी जो है वो मतलब एट्रोपी जो है मसल की वो गेन होने लग जाएगी, और जो स्ट्रेंथ है मसल की वो क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। ठीक है, दिस इज टिश्यू होम्योस्टेसिस कि मुझे एक नॉर्मल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है मेरी बॉडी के अंदर, मुझे इतना चलना है, मुझे इतना काम करना है। ठीक है, अगर वो चीज इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज सुप्राफिजियोलॉजिकल, अगर हम लोड में आ जाएंगे तो उस टाइम पर क्या होगा? सुप्राफिजियोलॉजिकल अगर लोड में आ जाएंगे तो उसमें क्या है कि हम होम्योस्टेसिस से ऊपर जा रहे हैं। होम्योस्टेसिस क्या कर रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा? अगर हम मोर देन एक्टिविटी करते रहते हैं सुप्राफिजियोलॉजिकल लोड की, और इट विल अल्टीमेटली लीड टू देन स्ट्रक्चरल फेलियर। तो नॉर्मल होम्योस्टेसिस से अगर हम हट रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? टिश्यू होम्योस्टेसिस थ्योरी। ठीक है, क्योंकि हम क्या अल्टीमेटली वी विल लीड टू स्ट्रक्चरल फेलियर। फॉर एग्जांपल अगर पटेलर सबलक्सेशन, डिसलोकेशन, इन सब में क्या आएगा? यही चीज आती है। ठीक है, कि मतलब अगर हम ज्यादा सुप्राफिजियोलॉजिकल लोड इंक्रीज करेंगे तो वी विल अल्टीमेटली लीड टू स्ट्रक्चरल फेलियर। और सुप्राफिजियोलॉजिकल लोड इंक्रीज कैसे होगा? अगर हम रेगुलर स्टेयर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग करेंगे, अगर हम स्क्वाटिंग करेंगे, अगर हम ऐसी नॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा टाइम तक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सुप्राफिजियोलॉजिकल लोड, और उससे क्या हो जाएगा? पटेलर सबलक्सेशन एंड लैटरलाइजेशन ऑफ पटेला कैन बी पॉसिबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज द नॉन मैकेनिकल कंट्रीब्यूटर्स टू पेन। ठीक है, नॉन मैकेनिकल कंट्रीब्यूटर्स टू पेन में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम नी के बल गिरे, ठीक है, डायरेक्ट गो टू पटेला, अगर डायरेक्ट गो टू पटेला तो क्या हो गया? सुप्रा फिजियोलॉजिकल लोड इंक्रीज हो गया। अगर सुप्रा फिजियोलॉजिकल लोड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सुप्रा फिजियोलॉजिकल लोड इंक्रीज, फिर भी हम क्या करेंगे? रेगुलर एक्टिविटी हमारी जारी रखेंगे क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे। ठीक है, अगर रेगुलर एक्टिविटी हम फिर भी इंक्रीज रखते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी है वैसे कर रहे हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, स्टेयर डिसेंडिंग कर रहे हैं, इन सब एक्टिविटीज में हमें पेन आने लग जाएगा। और इसका एक बहुत प्रोमिनेंट होता है फीचर होता है कि डीप पैकिंग पेन आता है इस टाइम पर। डीप पैकिंग पेन तो आएगा, बट अगर हम प्रोलोंग सिटिंग में बैठ रहे हैं तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा पेन आता है। ठीक है, प्रोलोंग सिटिंग में जो पेन आता है वो क्या होता है कि इरिवर्सिबल होता है, मतलब रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल होगा कि अगर जैसे ही आप एक्सटेंड कर दोगे अपनी नी को, वो दोबारा सही हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मूवी थिएटर साइन। ऐसा इसलिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बहुत टाइम तक मूवी के टाइम पे हम 3 घंटे या 2.5 घंटे हम एक जगह पे बैठे रहते हैं, ठीक है, क्रॉस लेग करके। तो उस टाइम पे क्या होता है? इस टाइम पे अगर इंक्रीज हो जाता है पेन तो हमें फिर जो हमारी नी है वो एक्सटेंड करनी पड़ती है, फिर हमें रिलैक्स पोजीशन में लानी पड़ती है जिससे कि वो ठीक हो जाए। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इस्कीमिया, इंक्रीज हो जाता है। अब ये कैसे होता है? इंट्रोशियस प्रेशर विद इन द नी इंक्रीज होने लग जाता है।
ठीक है। तो इसमें आर्टीरियल फ्लो तो नॉर्मल रहता है, बट वेनस फ्लो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर वेनस फ्लो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइम अनकंफर्टेबिलिटी होने लग जाएगी। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हमारी नॉर्मल पोजीशन में आने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर लेंगे नी को। अगर हम एक्सटेंड कर लेंगे नी को तो वो क्या हो जाएगा, वेनस आउटफ्लो जो कि बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था नी के अंदर, वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा उस टाइम पे पर्सन। ठीक है, तो ये क्या था, मूवी थिएटर साइन। ठीक है, जिस टाइम पे क्या था कि अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे पेन एलिसिट हो रहा है। ठीक है, और अगर हम जैसे ठीक करेंगे तो उस टाइम पे पेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली पैथोफिजियोलॉजी 3 मॉडल्स की पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है, ये वीडियो शायद बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है, तो अगली वीडियो में हम लेंगे क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, डिफरेंट डायग्नोसिस, और इसके एक अलग वीडियो बनाएंगे जो कि मैकोनल का ट्रीटमेंट प्लान था, एंड दैट विद 2 रेशियो ऑफ 96% सक्सेस रेट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।